नमस्कार, सीधी सट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज सीधी सट बातचीत के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान के महानिदेशक जेल श्री अजीत सिंह शेखावत। शेखावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधी सट बातचीत शुरू करते हैं क्योंकि मसला अभी आनंद पाल का सबसे ज़्यादा चर्चा में और उसमें आपकी भूमिका एक संकट मोचक की थी। क्या कुछ हुआ था उसमें? जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी भूमिका एक संकट मोचक की थी। मुझे एक टास्क दिया गया था वहाँ सांवराज जाके लॉ एंड ऑर्डर संभालने का, उसमें मेरी भूमिका रही। मैं वहाँ गया था और वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में, हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, उत्तेजित थे, आक्रामक भी थे और काफ़ी उत्तेजनात्मक, कुछ लोगों ने उत्तेजनात्मक भाषण भी दिए गए। इसके उपरांत धीरे धीरे भीड़ का थोड़ा छोटी छोटी इधर से वारदातें शुरू हुई, कभी रास्ता रोकने की, कभी पथराव करने की। फिर अल्टीमेटली वो पुलिस रेलवे स्टेशन की तरफ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने रेलवे ट्रैक्स उखाड़े, आगजनी करी, कुछ हथियार भी छीने गए पुलिस के। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ लोगों की हमारे से सहायता में भूमिका थी, उन्होंने कुछ लोगों को संभाला भी। कुछ भाषण ऐसे उत्तेजनात्मक थे जो भीड़ को उकसा रहे थे। तो कहाँ चूक हुई? क्या इंटेलिजेंस इनपुट में कमी थी या जो इनपुट था उससे ज़्यादा भीड़ आ गई, या पहले से एक आशंका थी कि इस तरह की घटना हो सकती है? देखिए, इंटेलिजेंस, जहाँ तक भीड़ आई, भीड़ काफ़ी बड़ी मात्रा में आई थी और भीड़ का इकट्ठा होना एक सीमा के बाद में, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, फोर्स यूज़ करने की व्यवस्था है, चाहे 20,000 आदमी हों चाहे 50,000 आदमी हो, अगर उसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो व्यवस्था को बिगाड़ने में इंटेंशन रखते हैं, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ पे अगर आप फोर्स यूज़ करें, अल्टीमेटली आपको गोली चलानी पड़ेगी और गोली चलाने से कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रण करने में भीड़ के नेताओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। चकवाड़ा कांड हुआ था बहुत साल पहले, आप यहीं पे जयपुर पे में पोस्टेड थे। उस वक्त पुलिस ने जगह छोड़ दी थी और आपने उसको लीड किया और एक बड़ी हिंसा होने से रुक गई थी। इस बार की जो पुलिस की भूमिका थी उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इस बार पुलिस, अगर आप चकवाड़ा से कंपेयर करते हैं तो इस बार पुलिस की जो भूमिका थी, पुलिस ने मजबूती से काम किया, वो डर के भागी नहीं। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जो चकवाड़ा के मुकाबले यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जो मंज़र हुआ वो उससे ज़्यादा बहुत भयावह था। लेकिन वो उन्होंने अपने स्थान पर रहे, लोगों को कंट्रोल करने में पूरी कार्रवाई करी और मैं कहूँगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक उन्होंने अपना ड्यूटी बड़ी बखूबी अंजाम दी। तो ये जो थी सांवराज में जो भीड़ थी, उसमें आपको लगता है कि एक इंटेंशन था कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा जाए? देखिए, कुछ भाषण जो दिए गए थे उनसे तो स्पष्ट ये लगता है कि उन भाषण देने वालों का उद्देश्य ये था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े। अच्छा, एक केस ऐसा भी आया जिसमें जो लोग थे उनमें से एक फौजी पुलिस वालों को बचाता है, दूसरे आक्रामक हैं, केरोसिन डाल रहे हैं, इस तरह की कहानियां भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसी घटना हुई थी और ऐसी एक नहीं, ये काफ़ी 2-3 कम से कम मेरी नॉलेज में आई है ऐसी घटनाएं। मैंने उस व्यक्ति से बाद में पता करके संपर्क किया, जो हमारे पास, हमारे सिपाहियों ने जो सूचनाएं दी थी, जो पीड़ित थे जिनको उसने बचाया, उन्होंने जो खबर दी थी, उसी के आधार पर हमने उस व्यक्ति तक पहुँचे और बात करी। तब उन्होंने बताया कि कुछ भीड़ 3 पुलिस के सिपाहियों को लेकर आ रही थी, उनके साथ धक्का मुक्की मारपीट हो रही थी और जब ये वहाँ पहुँचा तब इसने उनको बचाने की कोशिश करी। रिटायर्ड फौजी था, उनका ये कहना था कि हम वर्दी वालों के, चूँकि वर्दी वालों के साथ इस तरह कर रहे थे तो मेरा भी थोड़ा वो अपना कर्तव्य समझा कि उनको बचाऊं। उनसे बात करी, उनको रोकने का प्रयास करा। तब इसको उन्हें लगा ये कि उन्हें वर्दियों में केरोसिन की सी स्मेल आ रही थी। फिर उनका ये कहना है कि भीड़ में कुछ लोग माचिस मांग रहे थे, माचिस मिली नहीं, फिर कोई माचिस लेके आ गया तो इन्होंने लेकर अपने हथेली में थूका और उस जली हुई माचिस को पकड़ लिया और उससे माचिस की पेटी ले ली। फिर उनको किसी घर में ले जाके बचाया वगैरह। मैंने अपने विभाग की तरफ से उनका आभार व्यक्त किया। मैंने कहा हम बहुत बहुत आभारी हैं, आपने बचाई जान, नहीं तो बहुत
ये बहुत बड़ी घटना हो सकती है। बड़ा आज तो उनका सिर्फ एक वाक्य का सवाल था। उनका ये कहना था कि मैंने तो अपना क्षत्रिय धर्म निभाया है और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा और ना मेरे को कुछ चाहिए इस संबंध में। तो एक सैनिक वो जो जान बचाता है, इधर पता चलता है कि इसको लीड कर रहे हैं वो भी करणी सेना के नाम पर लोग लीड कर रहे हैं। लोगों की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग मानसिकता है। इसी तरह से जो लेडी पुलिस ऑफिसर थी वो भी एक घर में गई, वहाँ की महिलाओं ने उन्हें अपने साथ रखा, महिलाओं ने उन कपड़े उनका कि राजपूती कपड़े पहन लीजिए, कपड़े दिए, उन्होंने पहने और उसके बाद वहीं से उन्हीं के द्वारा एसएचओ को फ़ोन किया गया था और फ़ोन करने के उपरांत वो पुलिस आई और उनको सुरक्षित ले गई। तो कुछ लोग थे अपनी जिम्मेवारी समझ रहे थे, अपना क्या धर्म है उसको निभा रहे थे। कुछ लोगों में आक्रोश था और वो आक्रोश की वजह से शायद सही गलत में फ़र्क कुछ करने में कम रहे। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगी श्री अजीत सिंह शेखावत डीजी जेल से सीधी सट। सीधी सट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के डीजी जेल श्री अजीत सिंह शेखावत। शेखावत साहब, अभी बात हो रही थी जो मोब, जिस तरह से कुछ लोग थे जो बचाने में भी आगे थे और उन्माद एक अलग तरह का था, उपद्रव जिस तरह का था वो अपने आप में शर्मसार करने वाला था। आपने कई आंदोलन देखे, मैंने सती आंदोलन से लेकर के अब तक इतने आंदोलन देखे, खास तौर पर एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी और एक राजपूत के तौर पर भी। आप भी एक पुलिस अधिकारी और राजपूत के तौर पर आपने कई आंदोलन देखे होंगे। इस आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आंदोलन मैं ज़्यादा एक पुलिस अधिकारी के तौर पर देखता हूँ, न कि राजपूत के तौर पर। मैं एक राजपूत परिवार में पैदा हुआ हूँ, उसका मुझे गर्व है, लेकिन मैंने एक प्रोफेशन चुना है, वो पुलिस का प्रोफेशन चुना है, तो मेरा पहला कर्तव्य अपने जो मैंने वॉलंटरीली चुना है उसकी तरफ है। और जो इतने आंदोलन हुए हैं अब तक आए हैं, उसमें जो सती आंदोलन हुआ था वो तो शायद मेरी सेवा में आने से पहले का है, क्योंकि मैं उस टाइम राजस्थान में नहीं आया था। हो सकता है मैं ज्वाइन कर लिया हो लेकिन राजस्थान स्टेट में नहीं आया। वो भी एक बड़ा राजपूतों का उसमें उद्वेलित हुए थे, मूवमेंट हुआ था। लेकिन उसमें मुझे जहाँ तक पता है एक भी कहीं ऐसी घटना हुई कि कहीं पे कोई ठेला लूटा हो, कहीं तोड़ फोड़ हुई हो, इतना बड़ा मूव था, तलवारों के साथ प्रदर्शन हुआ था, वो सब कुछ हुआ था। लेकिन अगर शायद ये फ़र्क हो सकता है कि उस टाइम इस तरह की शायद लीडरशिप रही हो जो सर्वमान्य थी और उनके कहने पर था। अभी मेरे को जो अंतर लगा इसमें, लीडरशिप जो थी वो अलग अलग एरियाज़ की, अलग अलग ब्लॉक्स की, अलग अलग ग्रुप्स की थी। तो लीडरशिप में कोई एक ऐसा लीडर नहीं थे जो सर्वमान्य हो पूरे समाज में कि उनके कहे पर सीरियसली बात ली जाए और उस तरह से आगे कार्रवाई की जाए। तो आपको ये जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसमें आपको लीडरशिप का क्राइसिस लग रहा है या पेरेंटिंग में कहीं कमी है? अपने पेरेंट्स के स्तर पर माँ बाप बच्चों को नहीं रोक पा रहे, टोक नहीं पा रहे जिस रास्ते पे बच्चे जा रहे हैं? देखिए, ये पूरे समाज की समस्या है। जहाँ तक पेरेंटिंग का प्रश्न है, हर पीढ़ी के साथ पेरेंटिंग में बदलाव आता है। और हम जब स्कूल में थे, बच्चे थे, तब हमारे पेरेंट्स और बड़े लोग कहते थे देखो आजकल बच्चे कैसे हो गए, मानते नहीं कुछ। वो की वो स्थिति आज भी है। आप यहाँ की बजाय अगर वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में तो पेरेंटिंग का रोल बिल्कुल ही अलग है। वहाँ पे स्कूल के बाद बच्चा इंडिपेंडेंट है, मर्जी आए जो करे, जिस तरह से करता है अपना करता है। जहाँ कुछ पेरेंट्स हैं जो उनको मदद करते हैं, बाकी बच्चे बेसिकली एक समाज का प्रश्न है कि उन जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनमें आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने समाज के प्रति पैदा करते हैं और उनका बिहेवियर जो सिस्टम्स हैं कानून और व्यवस्था के, उनके प्रति कितना आदरपूर्ण है। अगर आप यहाँ देखें तो अब रेलवे ट्रैफिक ट्रैफिक रूल्स को लोगों को इसमें गर्व करते हैं कि हम रेड लाइट पर निकल के भाग गए। इसी तरह के छोटी छोटी जो बातें हैं, और उसमें पेरेंट्स भी बच्चों को कोई नहीं टोकते। स्कूल्स में भी काफ़ी भूमिका ये देखी गई है कि
उनको पता है उनके स्कूल के बच्चे 18 साल से कम के हैं या 16 साल से कम के हैं, लेकिन मोटराइज्ड 2 व्हीलर में आ रहे हैं, स्कूल भी उनको नहीं टोकती, पेरेंट्स भी उनको गाड़ियाँ दे देते हैं। तो इस तरह से एक पूरे समाज का ही ये एक प्रॉब्लम है। हमको उन लॉ के लिए जो रेस्पेक्ट हमको सिखानी चाहिए बच्चों को, उसमें शायद हमारा समाज थोड़ा पिछड़ रहा है। एक नागरिक के बतौर, एक पुलिस अधिकारी के बतौर, ये जो अपराध का जिस तरह से महिमा मंडन हो रहा है, अपराधियों का जिस तरह से महिमा मंडन हो रहा है, एक आरोपी की जिस तरह से मौत होती है, वो एक सवाल है और सीबीआई जांच के लिए भी अब सरकार भेज रही है। हो सकता है एनकाउंटर फेक हो या एनकाउंटर सही हो। जिस तरह से मोब इकट्ठा हुआ, जिस तरह से लोग उसके पक्ष में आकर के खड़े हुए, या एक कोई छूट करके आता है और उसके लिए जिस तरह से लोग जाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, वो कितना बेचैन करता है, कितना विचलित करता है? देखिए, इसमें आपके प्रश्न में मोटे तौर पर 2 बिंदु हैं। एक तो क्या ये इस तरह का जो प्रतिक्रिया रही है समाज की अपराधी के प्रति, वो उचित है या नहीं। दूसरा कि एनकाउंटर फेक था, सही था। मैं पहले दूसरा जो बिंदु लिया है उस पर कहूँगा। जहाँ तक एनकाउंटर का प्रश्न है, मेरी 36 साल की पुलिस की सर्विस हो गई। कई केसेस ऐसे भी आए हैं जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के बाद एनकाउंटर को सही नहीं माना गया है। कई केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ एनकाउंटर सही थे। इस एनकाउंटर के बारे में मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये मैंने पहले दिन ही मौके पे जाने गया नहीं था, कुछ 2 बिंदुओं के आधार पर ही कहा था कि एनकाउंटर सही है। एक तो अगर किसी को फेक एनकाउंटर करना होता तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के घर में ले जाके उसका एनकाउंटर नहीं करता, वहाँ पे 4, 5, 6, 7 जो गवाह तैयार नहीं करेगा, विटनेस तैयार नहीं करता। नंबर 2, एनकाउंटर करने वाला खुद के ऐसे स्थान पर गोली नहीं मारता है जहाँ पे ये हो जाए कि शायद वो खुद ही मर जाएगा। वो एनकाउंटर अगर फर्जी एनकाउंटर करता कोई आदमी तो वाहवाही लेने के लिए करता, और मरने के बाद उसको क्या वाहवाही मिलती। और ये सही, अगर एनकाउंटर की गोली मान लो आपके हल्की सी ग्रेज करके चली गई, ये चली गई, तो शक के दायरे में आता है। ऐसे कई केस होते हैं लोग जहाँ फर्जी गन शॉट इंजरीज भी बता देते हैं, पब्लिक में भी बताते हैं। कुछ इलाके राजस्थान के ऐसे हैं जहाँ पर ये कॉमन है कि किसी के खिलाफ केस दर्ज कराने के पहले 2, 4, 5 जगह छर्रे लगा लेते हैं। तो 2 मेजर मुद्दे थे जिसमें ये सही नहीं था। उसके बाद में मैं मौके पे भी गया हूँ, मौके पे देख के आया हूँ, और मौके पे देखने के उपरांत ये मैं 100% आश्वस्त हूँ कि एनकाउंटर में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। और फिर मैजिस्ट्रियल जांच भी चल रही है, मैजिस्ट्रियल जांच में बयान भी शायद हुए हैं। उसमें जो घर में रहने वालों ने भी जो पुलिस द्वारा जो घटना बताई है उसकी पुष्टि करी है। तो एनकाउंटर के बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। एनकाउंटर को लेकर आप आश्वस्त हैं? एनकाउंटर को लेकर दूसरे सवाल पर हम बातचीत करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेगी सीधी सट। सीधी सट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के डीजी जेल श्री अजीत सिंह शेखावत। शेखावत साहब, अभी बात हम कर रहे थे अपराध के महिमा मंडन की, अपराधियों का महिमा मंडन और इस तरह का मोब इकट्ठा हो जाना, खासतौर पर उस स्थिति में जब आप जेल में अपराधियों की मानसिकता को पढ़ रहे हैं। एक सिंडिकेट भी बन रहा है, क्राइम सिंडिकेट, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यूपी के अलावा दिल्ली के जो अपराधी हैं वो अब एक सेकंड होम के तौर पर राजस्थान के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनको वो कर रहे हैं। साथ में एक ट्रायंगल, ये कह सकते हैं गोल्डन जो ट्रायंगल बना है, जिसमें जो शराब की तस्करी होती है गुजरात की तरफ, और इस पूरी इस गैंगवार को अगर देखें तो उसका कारण भी वही है। तो ये जो महिमा मंडन है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इससे तो अपराधी और तैयार होंगे? देखिए, जहाँ तक अपराधियों का महिमा मंडन का प्रश्न है, और मैं क्या कोई भी इससे एग्री नहीं करेगा। अपराधियों का अगर महिमा मंडन किया जाता है तो हम एक समाज में एक नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत तैयार कर रहे हैं जो उस अपराधी के पद चिन्हों पर चलने को प्रोत्साहित होंगे। तो अपराधी का महिमा मंडन से कोई भी सहमत नहीं होगा। लेकिन अगर आप आएंगे कि साहब अपराधी अगर वापस इसी प्रकरण पे आते हैं आनंदपाल के पे, तो जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं तो ये
पूरी संभावना है कि उसमें अपराधी तत्व भी आएंगे। विशेष तौर पर जब एक श्रद्धांजलि सभा एक अपराधी के लिए आयोजित की जा रही थी, और जब अपराधी तत्व आएंगे वहाँ पर, तो अपराधी तत्वों का उद्देश्य भी ये रहेगा कि किसी न किसी तरह से व्यवस्था बिगड़े और सरकार पे किसी तरह का दबाव बने। तो इसमें जिम्मेवारी बनती है जो दूसरे जो लोग हैं, जो अपराधी तत्व नहीं हैं, जो समाज की मुख्य धारा में हैं, वो जो कॉल कर रहे हैं, जो कॉल कर रहे हैं, जो कॉल नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपराधियों को समर्थन नहीं देते हैं, उनकी भी एक भूमिका बनती है। उनको सामने आना चाहिए और इस तरह की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। हो सकता है समाज में किसी बात का आक्रोश हो, तो ये जो लीडरशिप का काम है कि उस आक्रोश को सही तरीके से चैनलाइज करके और जो जहाँ पर उसको पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचाएं, न कि आपराधिक तरीके से। अच्छा, डीजी जेल के बतौर आप देख रहे होंगे कि जेलों में भी एक सिंडिकेट तैयार हो रहा है क्रिमिनल्स का। गैंगवार होती है, उसका असर जेल में होता है। सीकर में गोली चली जेल के अंदर, बीकानेर में आनंदपाल पर हमला हुआ, वो भी उससे पहले सीकर की जो घटना थी वो आनंदपाल के लोगों पर आरोप था कि उन्होंने राजू ठेठ की गैंग के लोगों पर हमला किया। इसके अलावा जेल के कर्मियों में भी डर है उसको लेकर के। भरतपुर जेल में एक जेलर मारा गया, पारासर। जोधपुर जेल में भारत भूषण जेल अधिकारी थे, वो मारे गए। एक जेल अधिकारी यहाँ पर है जिन पर बम फेंका गया था। तो उन स्थितियों में आप जेल कर्मचारियों को, जेल के जो लोग हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट कर पा रहे हैं? देखिए, इस प्रश्न के भी आपके दो हैं। एक तो जेल में सिंडिकेट्स डेवलप हो रहे हैं, वारदातें कर हो रही। दूसरा जेल कर्मचारियों को जो खतरा है उनके मोटिवेशन का या उनकी इसकी मनोबल किस तरह से रखा जा रहा है। जहाँ तक जेल में अपराधियों के सिंडिकेट्स तैयार होने का प्रश्न है, अपराधियों के सिंडिकेट्स तो ऑलरेडी समाज में बने हुए हैं। पुलिस उनको पकड़ती है, जेल में डालती है। जेल में डालने के बाद उनकी कितनी गतिविधि, कितनी सक्रियता रहती है, यह बिंदु है कि इस पे हम कितनी कमी ला सकते हैं। आपका कहना सही है कि जेल में पहले वारदातें हुई है। सीकर जेल में गोली चली थी, उसके उपरांत बीकानेर जेल में गोली चली थी, ये सही है। बीकानेर वाले में तो ये भी बात आई थी कि एक अधिकारी के सह पे अंदर हथियार भेजे गए, ये भी आरोप रहे हैं। नहीं, उसमें अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से हथियार गए हैं वो अगर आप शय नहीं, लेकिन लापरवाही तो रही है। अब जो जिन अधिकारियों की है उनकी लापरवाही तो रही है, ताकि वो बिना चेक करे अगर सामान जेल में चला गया है और जिस तरह से उसका मिलवाया गया है बाहर वाले को बंदी से, और तो वह है अपराधियों की स्टाफ के तरफ से कमी तो डेफिनेटली रही है। अब जहाँ तक सवाल सिंडिकेट के ऑपरेशंस को रोकथाम करने का है, सरकार की तरफ से इन घटनाओं के बाद में काफ़ी कुछ रिसोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं। एक आरएसी की बटालियन जेल्स पे दी गई है, जो सभी मेजर जेल्स पे आउटर पेरीमीटर सिक्योरिटी का, फ्रिस्किंग आदि का काम करती है। अब क्या हुआ है, जेल के अंदर जाने वाला सामान पहले नॉन जेल स्टाफ यानी कि आरएसी द्वारा चेक किया जाता है, फिर जेल स्टाफ के द्वारा चेक किया जाता है, और अगर आप हाई सिक्योरिटी जेल की बात करें तो उसमें एक तीसरी लेयर और है। जिला पुलिस भी जेल में परिसर में आने से पहले भी उनकी चौकी लगी हुई, वो भी पूछताछ और चेकिंग करते हैं। दूसरा, जेल्स में सेंट्रल जेल्स में जैमर्स लगाए गए हैं, 4G जैमर्स लगाए गए हैं। उनका असर हो रहा है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था कि 100% जैमिंग हो जाएगी, वैसी स्थिति अभी नहीं है। तो इसको अभी हम रिव्यू करके आगे क्या किया जा सकता है वो कर रहे हैं। जेल्स में ओवर क्राउडिंग की वजह से मिसमैनेजमेंट होता है। मिसमैनेजमेंट में दूसरी ये सब बुराइयां भी आ जाती हैं। तो काफ़ी कुछ जेल्स की क्षमता बढ़ाई गई है, नई जेल्स चालू की हैं। एक दौसा में कन्विक्ट्स के लिए बड़ी जेल बन रही है, हो सकता है 4-5 महीने में हैंड ओवर हो जाए। जेल तो बन चुकी है, स्टाफ के क्वार्टर्स बन रहे हैं वहाँ पर। करीब ऑलमोस्ट 4000 की क्षमता जेल्स की बढ़ चुकी है। तो इससे भी मैनेजमेंट में आसानी है, और सिर्फ इस तरफ ही नहीं, हम कैदियों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है
उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उनको सभी डिस्ट्रिक्ट जेल्स में, सभी सेंट्रल जेल्स में आवश्यकता अनुसार वाटर कूलर्स लगाए गए हैं, आरओ प्लांट्स लगाए गए उनके मानवाधिकारों का पूरा ध्यान, उनके मानवाधिकारों का पूरा ध्यान लेकिन जेल कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर भी रहे थे उनकी वेतन विसंगतियों को लेकर। जेल कर्मचारियों की काफ़ी पुरानी एक मांग चली आ रही है। उनका ये है कि पुलिस कर्मियों के बराबर पहले उनको वेतन मिलता था, जो 98 में उसमें डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। पुलिस कर्मियों का वेतन इनसे ऊपर हो गया। अब इनके द्वारा इसके बारे संबंध में बार बार मांग रखी गई है सरकार के पास। कुछ सरकार ने कमिटीज़ भी बनाई है, कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस भी हैं। कुछ कमिटीज़ ने इनके फेवर में दिया है, एक आध कमेटी ऐसी हैं जो इससे सहमत भी नहीं रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द कुछ होगा। अब हमने सरकार से के प्रति को इनका केस पेश किया है। गृह मंत्री महोदय इनकी सब उससे सहमत हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो पूरा प्रयास करेंगे इनको ये वेतन विसंगति दूर कराने के लिए। तो आपने इतना लंबा वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। ये थे सीधी सट में राजस्थान के डीजी जेल श्री अजीत सिंह शेखावत। अगले सप्ताह फिर किसी शख्सियत के साथ नए मुद्दों के साथ बातचीत होगी। देखते रहिए ईटीवी राजस्थान।